हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 20 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उनकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि सीजीएल 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। और इसके अलावा मैं सीजीएल 2019 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 प्री में स्कोर कर चुका और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 16 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद 4 वीडियोस और बचती हैं। 21 वीडियो में आपका सीजीएल 2021 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें हर शिफ्ट में मैथ्स के 25 क्वेश्चन यानी कि 21 शिफ्ट में 525 मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 4 वीडियोस के बाद आपके पूरे 525 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो अभी तक जिसने पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो वो शुरुआत से शुरू करे एकदम, ठीक है, और एंड तक सीरीज़ को देखना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इस वीडियो में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये सब लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, फेसबुक पेज लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं कंटेंट लेके आऊँ, जैसे मैं आपको अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स पूरा कराऊंगा एसएससी के सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए, और मेनली हमारा फोकस रहेगा किस पे, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते चलेंगे हम। और इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछता रहा है। जैसे 2019 और 2020 के तो हमने सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल के क्वेश्चन किए थे मैथ्स के, पर 2021 से एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको मैथ्स का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। तो चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, और इससे पहले ये सब कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये सब चैप्टर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, एक बार गो थ्रू हो जाना चैनल से, ठीक है। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ सॉल्यूशन, और काफ़ी सारी टेक्निक्स ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, तो सिर्फ यहाँ काम की बात होती है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 10b, 10b की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 5/3। आपको पता है कि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको पता है 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 5, बेस की कितनी होगी, 3। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट 34। फिर आपको बोला है कोसेक बी। आपको पता है कोसेक बी क्या होता है, साइन बी का उल्टा। साइन बी कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक बी कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोसेक बी का उल्टा हो जाएगा क्या, साइन बी। फिर आपको बोला है कॉस बी। कॉस बी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और सेक बी दिया है, सेक बी जो है उल्टा हो जाएगा आपका किसका, कॉस का। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया, न्यूमरेटर में आ गया आपका 34। अगर आपने देखा कि 5 और रूट 34 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 34। तो आपने देखा 5 5 25, और रूट 34 इंटू रूट 34 कितना हो जाएगा, 34। और 3 दिया 9, रूट 34 इंटू रूट 34 कितना हो जाएगा, 34। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 रूट 34। तो आपने देखा रूट 34 से रूट 34 गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास, आपने देखा ऊपर जो है आपके पास आ जाएगा 59 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 59/5। और फिर नीचे आपके पास क्या आ गया, माइनस का 25/3। तो आपने देखा कि माइनस का 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 125। और 59 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 117। तो 117 नहीं, यहाँ पे 177 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 177/125 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में भी आया, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, 2021 में दोबारा आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कि x⁴ + 1/x² बाई x² + 1। आपने देखा कि यहाँ से हम वैल्यू पता कर सकते हैं किसकी, x + 1/x की। उससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ किसकी, x² + 1/x², x³ + 1/x³, और उसके अलावा x⁴ + 1/x⁴। इनकी मैं वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। मैं ऐसी वैल्यू तो नहीं निकाल सकता कि x⁴ + 1/x² निकालूँ या x² + 1। तो आप इसको क्या
ऐसी फॉर्म्स में ढाल सकते हो, बिल्कुल ढाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, x प्लस 1/x। अगर मुझे रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू पता है तो मैं x प्लस 1/x की पता कर सकता हूँ, उससे फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की भी पता चल जाएगी। तो आपने देखा कि रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू आपको कितनी दी, √5। आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी है। आपने देखा ये अगर a है ये b है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, √x का स्क्वायर कितना हो गया x प्लस b स्क्वायर, 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2ab, और राइट हैंड साइड में √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या 5 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 प्लस 2 7। ठीक है, तो आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है। अगर x प्लस 1/x की पावर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, a का क्यूब माइनस 3a। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आई, a क्यूब माइनस 3a यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3 × 7, और नीचे कितना गया 7। 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर में से तो आप देखते हो ऊपर स्क्वायर रूट यहाँ से जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 में से 2 अगर मैं घटाऊँ तो मेरा कितना आएगा 46। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको समझ कैसे आता है, देखो इस क्वेश्चन के ना काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। देखो दो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने देखा 482 आपने देखा 48K 2048P6 ये नंबर है। इस नंबर को जो है डिविजिबल होना है किस पे, 99 पे। तो 99 को अगर मैं को प्राइम में डिवाइड करूँ तो आपको पता है 9 × 11 हो जाएगा। मतलब इस नंबर को 9 पे भी जाना चाहिए, इस नंबर को 11 पे भी जाना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट इज इक्वल टू 11K, और K की वैल्यू वहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। 0 रखोगे 0 आ जाएगा, यानी कि K की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आपका 11 आ जाएगा, K की वैल्यू 2 रखोगे तो आपका 22 आ जाएगा, और K की वैल्यू -1 रखोगे -11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने चेक कर लिया क्या कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखता हूँ। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट, तो 4 + K + 0 + 8 और +6। तो आपने देखा 8 और 6 14, 14 + 0 14, और 14 में 4 जोड़ा 18। ये कितना आ गया आपके पास 18 + K। ये क्या आ गया सम ऑफ ऑड डिजिट। अब सम ऑफ इवन डिजिट कर दो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो ये कितना हो गया 14 + P। अब यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल है, क्या कि आप इक्वल टू 11K रखेंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू 0 रख सकते हैं और K की वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों से आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है। देखो कैसे, आपने देखा K की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे कितना आ गया 11K, 11 × 0 कितना 0 हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि 18 में से 14 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे +K - P। तो ऐसा बोला जा सकता है क्या कि P - K की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 4। पॉसिबल है कि P - K, P भी जो है आपने देखा P भी एक इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में होगी, और K भी एक इंटीजर होगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट नंबर है, तो 0 से 9 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आपने देखा कि K भी सिंगल डिजिट नंबर है जो कि एक इंटीजर होगा 0 से 9 के बीच में, P भी। तो आपने देखा P - K की वैल्यू पॉसिबल है कि 4 आ सकती है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं P को 9 मान लूँ, K को 5 मान लूँ, तो 9 - 5 कितना होता है 4, जबकि P और K की वैल्यू 9 और 4 नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने माना था। अब उसके अलावा एक और बात आती है क्या कि 4 + K - P की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे K, अच्छा K को छोड़ो आप, यहाँ पे ना A मान लेना, क्योंकि K आपको पहले ही गिवन है, तो 11A मान लेना, और A की वैल्यू 0 और 1 आप रख के देख सकते हो। तो A की वैल्यू अगर आपने 1 रखी, ठीक है, A की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 11 आ गया। तो आप बोल सकते हो क्या कि K - P की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई 7। पॉसिबल है ये भी, क्योंकि K की वैल्यू अगर 9 हो जाए, P की वैल्यू 2, या K की वैल्यू 8 अगर P की वैल्यू 1, तो आपकी जो वैल्यू है वो 7 आ सकती है, क्योंकि 0 से 9 में K की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है और P की भी। तो आपके पास दो कंडीशन आ गई, क्या कि A रखा आपने 0
तो आपके पास कितना आ गया, p माइनस के की वैल्यू 4 और a रखा आपने 1, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, k माइनस पी की वैल्यू 7। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आप a की वैल्यू -1 भी रख के देख लो, एक केस ये भी हो सकता है। तो आपने देखा 4 + k माइनस पी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11, तो k माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -15। ठीक है, अब ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि k की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर मान लो आपको k माइनस पी -15 बनाना है तो यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो आपका क्या आना चाहिए, इंटीजर 0 से 9 के बीच में। मान लो p की वैल्यू 9 आ गई तो k की वैल्यू यहाँ पे आपको -6 करनी पड़ेगी, जबकि k की वैल्यू एक इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 9 है। क्योंकि कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना, कोई नंबर होगा 363 तो वो 3 -6 3 होगा, है ना। 363 अगर कोई नंबर है तो क्या आप कभी 6 को माइनस लिख सकते हो यहाँ पे, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये एक नंबर के बीच का, k एक नंबर के बीच का और p एक नंबर के बीच का डिजिट है, तो ये चीज़ अब कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब a की वैल्यू आप -1 नहीं पुट कर सकते, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपके पास k माइनस पी और p माइनस के की वैल्यू गिवन है कितनी, इतनी। ठीक है, अब आपने देखा ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया, अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। आपने 9 का डिविजिबिलिटी रूल जब लगाया तो आपने देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो आपने सम ऑफ डिजिट किया, आपने देखा 8 और 6 14 और 4 18, 18 जो है वो 9 पे जाता है तो 18 को छोड़ दो। फिर आपके पास क्या बचा, 8 और 4 12 और 2 14। ठीक है, 14 + k + b। ठीक है, 14 + k + b। अब आप इसको अगर आपको डिविजिबल बनाना है, मतलब ये जो सम ऑफ डिजिट है अगर आपको इसको डिविजिबल बनाना है 9 से, तो आपको k + b की वैल्यू क्या चाहिए होगी, या तो 4 चाहिए होगी, k + b की वैल्यू या तो 4 चाहिए, क्योंकि k + p की वैल्यू अगर 4 आ गई, 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 जो है 9 पे जाता है। या फिर आप बोलो कि k + b की वैल्यू अगर 13 हो जाए। ठीक है, k + b की वैल्यू 13 हो गई, k + p की वैल्यू अगर 13 आ गई तो 14 + 13 कितना, 27, 27 जो है 9 पे जाता है। ठीक है, और फिर k + p की वैल्यू आप 21 रखोगे, 21 कभी वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर k और p की वैल्यू आप 21 बनाओगे, मतलब k + p अगर आप 21 करोगे तो आपकी इन दोनों में से एक वैल्यू तो 10 या 10 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आपने p की हाईएस्ट वैल्यू रख दी 9, ठीक है, और k की भी रख दी 9, तो 9 और 9 का जोड़ 18 ही बन सकता है। तो 9 से ऊपर कभी भी वैल्यू नहीं जा सकती k और p की, क्योंकि दोनों इंटीजर है। तो k और p जो है वो कितना हो गया आपके पास, k + p की वैल्यू 13 आ गई और k + p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें पता लग गई, क्या कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखूं तो ये दोनों लॉजिक लगता है, मतलब ये दोनों इक्वेशन बनती है, और अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखूं ये दोनों। अब कौन सी हमारे लिए सही है, कौन सी हमारे लिए गलत है, हम चेक कर लेंगे। देखो आपने देखा k माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, k माइनस पी की वैल्यू अगर 7 है तो क्या कभी k + p की वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन के साथ मैं ये k + p = 4 चेक कर रहा हूँ। आपने देखा k माइनस पी की वैल्यू 7 है, जबकि k और p दोनों एक पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी वैल्यू 0 से 9 है। ठीक है, तो क्या कभी पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर डिफरेंस 7 है तो दो पॉजिटिव इंटीजर का जो एडिशन है वो कभी 4 हो, मतलब छोटा तो होना नहीं चाहिए ना। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लो कि आपने k की वैल्यू 3 मानी, p की वैल्यू 1 मानी, तो आपने देखा 3 - 1 कितना, 2। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर, तो डिफरेंस से तो हमेशा एडिशन ज़्यादा होगा ना। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं कि k - p की वैल्यू अगर 7 है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है 0 से 9 के बीच में, तो k + b की वैल्यू 4 हो जाएगी। हर हालत में k + b की वैल्यू को 7 से बड़ा होना पड़ेगा। तो k - p अगर आप 7 लोगे तो उसके साथ कभी भी आप k + p की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। पहली चीज़ देखो, सारे क्वेश्चन को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, आप ना समझना, लॉजिक समझना। क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, ठीक है, आप लॉजिक समझना। मैं क्या कर सकता था, मैंने खुद तो सॉल्व करके देख ही लिया था, और इसका जब मैंने एक एक एस्पेक्ट जाना तो उसको कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके जो है कंसेप्ट खुल जाएंगे। अब मैं तो सीधा सीधा कर सकता था कि p - k की वैल्यू 4, k - p की वैल्यू 7, तो मैं किसी भी वैल्यू से सॉल्व कर देता, मेरा आंसर आ जाता। पर हमको इसमें तरीके से चलना है क्वेश्चन में, मतलब एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए ना। अब एक बात बताओ, किसी ने a की वैल्यू यहाँ पे 1 मान ली होती, वो क्या करता, k - p की वैल्यू 7 आ जाती है उस पर, फिर k + p कोई एक वैल्यू निकाल के वो उससे सॉल्व कर देता, क्वेश्चन तो गलत हो जाता ना। तो हमें कहाँ क्वेश्चन सही है कहाँ गलत, हमें वो पकड़ना है, ठीक है ना। तो आपने देखा k - p की वैल्यू 7, इसके साथ हम k + p की वैल्यू 4 नहीं बना सकते। हम क्या बता सकते हैं, k + p की वैल्यू 10।
क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस है जो वो दो पॉजिटिव इंटीजर के एडिशन से कम है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्या आ गया 2k, मतलब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, पहली और दूसरी इक्वेशन को। तो आपने देखा 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 10 कितना, अच्छा 13 है यहाँ वैल्यू। तो k प्लस पी की वैल्यू कितनी थी 13, k माइनस पी इक्वल टू 7, k प्लस पी इक्वल टू 4 पे तो कभी रिलेट होगा नहीं। तो रिलेशन किस किस का आएगा, k माइनस पी की वैल्यू 7 और k प्लस पी की वैल्यू 13। तो आपने देखा कि दोनों को जोड़ दिया तो 2k आ गया, p से p गया और यहाँ पे 20 आ गया, k की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई और p की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब k जो है वो सिंगल डिजिट इंटीजर है, k जो है सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, तो k तो यहाँ पे डबल डिजिट आ गया, मतलब k की वैल्यू 10 पॉसिबल ही नहीं हो सकती क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ठीक है, मतलब ये जो k है ये आपको दिख रहा है सिंगल डिजिट है ना, तो 10 वैल्यू कैसे आ सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि k माइनस पी 7, k प्लस पी 13 हैं, इसको सॉल्व कर देते दोनों, या फिर कई लोग क्या करते हैं k माइनस पी 7 k प्लस पी 4 से सॉल्व करते थे, एक वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है आपकी। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 10 आ गया, 10 इंटू 3 करके एग्जाम में बैठ जाओगे। 30 क्वेश्चन में दे रखा है 10, ऑप्शन में 30, सॉरी ऑप्शन में दे रखा है 0, 30 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप फिर एग्जामिनर की गलती निकाल रहे हो कि उसने ऑप्शन गलत बना दिए। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, k की वैल्यू कभी 10 हो नहीं सकती, मतलब k माइनस पी इक्वल टू 7 ना तो कभी k प्लस पी 4 पे जाएगा ना कभी k प्लस पी 13 पे जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा कि p माइनस के की वैल्यू कितनी है 4 और p प्लस के की वैल्यू भी 4 हो सकती है। क्यों, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि p की वैल्यू अगर 4 हो गई, k की वैल्यू 0 हो गई, तो 4 माइनस 0 कितना 4, 4 प्लस 0 कितना होगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे k माइनस पी अगर 7 था तो k प्लस b की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए k प्लस बी की वैल्यू कभी भी 4 नहीं आएगी इसके साथ। k प्लस बी 13 आपने सॉल्व करके देखा, k की वैल्यू 10, p की वैल्यू 3, k की वैल्यू 10 डबल डिजिट आ गई, हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए ना। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा, आप सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपने जोड़ दी तो 2p की वैल्यू जो है 8 आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, p की वैल्यू 4 तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0। आपको बोला k इंटू बी यानी कि 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब p माइनस के को आप k प्लस पी के साथ चेक कर लो, तो आपने देखा p माइनस के जो है वो 4 है, p प्लस के जो है वो 13 है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 2p की वैल्यू कितनी आ गई 17, p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8.5। क्या 8.5 इंटीजर होता है, क्या 8.5 इंटीजर होता है, इंटीजर होता ही नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी कोई नंबर होता है कि 488.5 और फिर 20, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता, ये तो डेसिमल के बाद वाला नंबर है। ठीक है, किसी डिजिट में थोड़ी डेसिमल आ जाएगा बीच में। तो आपने देखा कि ये तो इंटीजर है ही नहीं, मतलब ये दोनों इक्वेशन p माइनस के इक्वल टू 4, k प्लस पी इक्वल टू 13 ये भी नहीं आपस में सॉल्व हो सकती। तो जो दो इक्वेशन सॉल्व होनी थी वो कौन कौन सी थी, k प्लस पी इक्वल टू 4 और p माइनस के इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन है कंप्लीट, और इस क्वेश्चन में आपको टाइम जाएगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम जाने वाला है, आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको 5 सेकंड लगने। ठीक है, तो वहाँ से टाइम जो है कंपनसेट हो जाएगा, तो उसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस शिफ्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन में बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इतना। आपने देखा 4 साल का ब्याज कितना आपको दिया, 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 3200, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 800, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल जो है प्रिंसिपल पे ही आता है, तो हर साल जो है प्रिंसिपल कॉमन है तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल सेम होगा। तो 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 3200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 800। और ये क्या है आपके पास इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। अब 10% जो है ये इंटरेस्ट रेट है और सामने इंटरेस्ट जो है वो आपको रुपीज़ में लिखा है कितना 800, ये इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में ये रुपीज़ में लिखा है। तो इस 10% से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, मतलब इस 10% की टोटल वैल्यू अगर 100% वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी आ गई 8000। अब 100% की जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल की होगी, क्योंकि 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, उस
उसकी वैल्यू आपको 800 दी है, इंटरेस्ट जो है निकाला किस पे जाता है, प्रिंसिपल पे। तो 10% से अगर मैं 100% की वैल्यू बनाऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 8000, और अगर आप यहाँ पे पुट कर देते इस फॉर्मूला में तब भी हो जाता, पर हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने चाहिए क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी, सेम सम है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो सेम है, कितना 8000, टाइम पीरियड भी सेम है, कितना 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, कितना 10%। तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना तो आपको पता है पहले साल कितना भी आ जाएगा, प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल कितना 8000, 8000 का 10% कितना 800, फिर दूसरे साल जो है प्रिंसिपल का 10% प्लस इस ब्याज का 10%, 800 का 10% कितना होगा 80, फिर प्रिंसिपल और फिर 800 और 800 1600, 1600 का 10% कितना 160, फिर प्रिंसिपल पे ब्याज 8000 का 10% कितना 800, और 800 और 800 1600 और 800 2400, 2400 का 10% कितना 240, फिर आपने देखा इस 80 का 10% आएगा कितना 8, फिर 80 और 160 240 का 10% कितना आएगा 24, फिर 8 का जो 10% है वो कितना आएगा 0.8। तो इसको आप सारे को ऐड कर लो। आपने देखा ये लिखा है 3200 में आपको ऐड करना है कितना 480 में ऐड करना है आपको 32.8। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा इसको ऐड करके आपके पास कितना आ जाएगा 3712.8। आपको अमाउंट बतानी है कि 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 8000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 3712.8, तो ये कितना आ जाएगा 11712.8। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि शॉपकीपर जो है डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कितने का 18% का ऑन आ मशीन, तो वो बिक कितने की रही है मशीन 48,380 की। अगर बोला है कि अगर वो डिस्काउंट ना ऑफर करे तो उसको प्रॉफिट जो है वो 18% का हो रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना। देखो कैसे होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100, किसकी वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस की। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस की अपनी वैल्यू 100%, जिस पे 18% की छूट दे दी, तो मतलब 82% वैल्यू पे बेच रहा है। 100% वैल्यू है जिस पे 18% की छूट दे दी, तो वैल्यू रहा कितनी है 82%। तो मार्क प्राइस का जो 82% है, मतलब मार्क प्राइस के 82% पे बिकी, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, क्वेश्चन में कितना दिया 48,380। ठीक है, तो ये जो है आपका कितने में जाने वाला है 590। ठीक है, तो मार्क प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा 59,000। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ़ इट डजंट ऑफर द डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं ऑफर करता, अगर वो डिस्काउंट नहीं ऑफर कर रहा, मतलब वो डिस्काउंट ही नहीं दे रहा, डिस्काउंट नहीं दे रहा मतलब वो मार्क प्राइस पे यानी कि MRP पे बेच रहा है। ठीक है, जो मार्क उसने किया है, जो उसने लेबल लगाया है किसी आइटम पे या किसी मशीन पे, मतलब मशीन ने आपको दिया, मशीन पे जो लेबल लगाया, अगर वो उस पर डिस्काउंट नहीं दे रहा मतलब वो MRP या फिर मार्क प्राइस पे उसको बेच रहा है। तो आपने देखा कि अब जो मार्क प्राइस आएगा, अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 18%। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, इसकी वैल्यू जो है आपको कितनी दी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है 59,000। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे 118 आ गया। ठीक है, तो 118 590 को कितने में काटेगा 5 पे काटेगा, तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास 50,000 जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत टाइम बाद आया क्वेश्चन, मतलब CGL 2021 में तो पहली बार ही पूछा गया। क्वेश्चन बोला ट्रायंगल ABC है एक, और XY जो है वो आपके 2 पॉइंट है AB और AC पे। ठीक है, और इस तरह से है कि XY जो है वो पैरेलल है किसके BC के। आपको पता है जब भी XY जो है पैरेलल होगी BC के, तो ट्रायंगल AXY जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। बहुत बार कर चुके हैं हम ये चीज़, कैसे एंगल AXY जो है एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और तीसरा एंगल जो A है वो तो कॉमन ही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपको एरिया बताना है, एरिया का रेशो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY जो है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है उसके अंडर रूट का जो रेशो होगा वो किस रेशो के इक्वल होगा। आपको XY और BC का रेशो दिया है तो आप XY/BC लिख लो। ठीक है, तो आपने देखा एरिया का जो रेशो होगा वो कितना आ जाएगा XY/BC का स्क्वायर। तो XY
रेशो BC या बाई BC कितना है 2.5/7, तो इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ 2.5 को, तो 5/2, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, तो 5/14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, रेशो 196। मतलब ट्राइंगल ABC का पूरे का एरिया का जो रेशो है वो कितना है 196, जिसमें से ट्राइंगल AXY का जो रेशो है वो कितना है 25। तो आपने देखा अगर ट्राइंगल ABC का एरिया 196 है, जिसमें से ट्राइंगल AXY का एरिया 25 है, तो ट्रेपीजियम XYCB का एरिया आपके पास कितना हो जाएगा 196 में से 25 गया कितना 171, तो इसका रेशो जो है 171 आ जाएगा। आपको बोला कि ट्रेपीजियम BCYX का जो एरिया है वो आपको ट्राइंगल AXY के एरिया से बताना है। तो आपने देखा BCXY का कितना निकाल लिया आपने 171 और एक AXY का कितना है 25, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कि ABC डिवाइड करता है अपने बीच में अमाउंट 5:7:9 में, ठीक है। तो आपने देखा कि 5:7:9 में ABC आपस में बांट रहे हैं कितनी अमाउंट को 10,500 को। तो आपने देखा रेशो का टोटल कितना हो गया 9 और 7 16 और 5 21, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है 10,500, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 500, एक की वैल्यू अगर 500 होगी तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। मतलब जो 10,500 उन्होंने बांटे हैं आपस में ABC ने 5:7:9 में, तो A के हिस्से 2500 आए, B के हिस्से 3500 आए और C के हिस्से कितने हैं 4500। आपको बोला है क्या कि अगर उन सबको 500 ज़्यादा मिले, इफ़ ईच वन गेट, मतलब हर एक को 500 रुपये और मिल जाए, तो आपको रेशो बताना है कि तब उनके अमाउंट का रेशो क्या होगा। ये हो गया 3,000, ये हो गया 4,000 और ये हो गया आपका 5,000। तो इसका जो रेशो है वो आपस में कितना हो जाएगा 3:4:5, ठीक है। 3 0 हर एक में से कट जाएंगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो गया 7/12, 6/5, तो ये कितना हो गया 7/10 हो गया, ठीक है। और ये आपने देखा ये गया 3 पे, तो ये कितना हो गया 42/10। तो आपने देखा -7/10 प्लस 42/10, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 35/10। 35/10 को आप क्या बोलोगे 5/2, ठीक है। और फिर आपने देखा इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/5, और अगर डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचा अब कितना 5/2 प्लस 5, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा हुआ है 25/10 कितना होता है 5/2 होता है। एक सेकेंड, 7/12 इंटू 6/5, ये कितना हो गया 7/10 प्लस 14 दिया 42/10, तो 42 में से 7 गए तो कितना होगा 35/10। वेट, इस क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, देखते हैं चलो। अच्छा 25/10 थोड़ी है 35/10 है, तो यहाँ 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 5/2, तो ये प्लस में है। तो आपने देखा कि ये 14/2 हो गया, 7 + 5 12, सॉरी 7 + 5 12, 12/2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो 6 + 5 कितना आ जाएगा 11। आपको बोला है A और B 2 पॉइंट्स है, सेम साइड पे है ग्राउंड के, तो ये आप मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और A और B सेम साइड पे है, ठीक है। और 50 मीटर दूर है एक दूसरे से, तो आपने मान लिया एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से 50 मीटर दूर है। हमने यही 2 पॉइंट क्यों माने, क्योंकि ये जो है दोनों पॉइंट ये कुछ एंगल बना रहे हैं आपस में। आपको बोला कि एंगल ऑफ दीज पॉइंट्स, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों पॉइंट का, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब आपने देखा कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये ट्री है, ठीक है। और टॉप ऑफ द ट्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इन दोनों पॉइंट से। एक एंगल है 60 डिग्री का
दूसरा एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब आप देख लो कि ए और बी कौन सा पॉइंट है। आपने देखा 60 डिग्री जो है वो ए बनाना है, ए बना रहा है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और 30 डिग्री जो है वो बी बना रहा है। और आपको एंगल भी पता चल गए होंगे कि यही 30 होगा और यही 60 होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे लाइन को, मतलब यहाँ पे जो लाइन आएगी इसका एंगल सबसे बड़ा होगा और यहाँ पे जो लाइन आएगी इसका एंगल सबसे छोटा होगा, तो यहाँ से एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब क्योंकि मुंह खुलता जा रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर आगे जाके ऐसे भी हो जाएगा, तो जितना आगे बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आपका 50 मीटर, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, आपको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, हाइट बतानी है इस ट्री की। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि 60 डिग्री की ट्रायंगल देख लो, आपको पता है 60 डिग्री ट्रायंगल में क्या होता है कि सामने वाली साइड होती है √3 और साथ वाली साइड होती है 1 और परपेंडिकुलर कितना होता है 2। फिर आपने 30 डिग्री वाली ट्रायंगल देख ली। 30 डिग्री वाली ट्रायंगल को आप गोले में ना लिखना, ऐसे ही लिख लेना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा आपको पता है 30 डिग्री अगर एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 30 डिग्री के साइड वाली साइड जो होती है वो √3 होती है, सामने वाली जो होती है वो 1 होती है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो आपने देखा कि अगर एक की वैल्यू √3 है तो इस √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर एक की वैल्यू √3 है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 30 डिग्री ट्रायंगल का 60 डिग्री वाली ट्रायंगल का जो रेशियो है उसके हिसाब से, मतलब 60 डिग्री ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो है उसके हिसाब से मैं 30 डिग्री की ट्रायंगल की साइड्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा एक की वैल्यू अगर √3, तो इस √3 जो कि 30 डिग्री ट्रायंगल के साइड वाली साइड है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मतलब ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कितना है आपके पास, 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1, तो इतना हिस्सा आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला हाइट ऑफ द ट्री आपको बतानी है, मतलब आपको 2 की वैल्यू दी है कितनी, 50। 2 की वैल्यू अगर 50 मीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 25 मीटर। और हाइट ऑफ द ट्री अगर आपको निकालनी है तो मतलब √3 की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो गोले में है ना उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 25 √3 मीटर। आपको बोला है कि हाइट ऑफ द ट्री का भी आपको 40% बताना है, तो ये तो आ गया आपका √3 की वैल्यू जो है ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री आ गई, इसका भी 40% आपको बताना है। तो 40% मैंने 2/5 बताना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 √3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या, इंग्लिश में तो वो सही पूछ रहा है और उसके हिसाब से ऑप्शन भी सही दिया है, क्या कि रिड्यूस्ड प्राइस आपको बताना है बनानास का पर डजन का। ठीक है, और हिंदी में आपको बोल रहा है कि केले के प्रति दर्जन मूल्य में कमी कितनी हुई, कमी मतलब कि रिडक्शन कितने का हुआ। ठीक है, रिडक्शन होके जो प्राइस हो गया वो तो रिड्यूस्ड प्राइस होता है, तो वो तो आपको इंग्लिश में पूछा है और इंग्लिश में आपको ऑप्शन भी, मतलब इंग्लिश की इक्वेशन के हिसाब से ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया है, पर हिंदी में बोला कि कमी कितने की हुई, मतलब कितना रिडक्शन हुआ ये पूछा है। रिडक्शन होके कितना प्राइस हो गया वो नहीं पूछा हिंदी में। मतलब अगर आपको हिंदी में इंग्लिश के हिसाब से इक्वेशन देनी होती तो वो क्या देता कि केले की घटी हुई कीमत बताओ प्रति दर्जन। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि आपने देखा 20% अगर प्राइस रिड्यूस हुआ तो बंदा 6 और केले खरीद रहा है। ठीक है, अगर 20% प्राइस का रिडक्शन हुआ तो बंदा 6 और केले खरीद रहा है। आपको मैंने बताया था ये जो भी परसेंट यहाँ पे दिया हो इससे सीधा आप 100% बनाओ। तो आपने देखा 20% की वैल्यू अगर 6 है तो आपको 100% अगर बनाना है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 30 हो जाएगी। अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो आपने देखा रुपीज़ यहाँ पे कितना दिया है, 80 को रखो न्यूमरेटर में, और ओरिजिनल प्राइस अगर निकालना है आपको। ठीक है, अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो रुपीज़ जो है उसको रखो न्यूमरेटर में और 100% के जो सामने वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, जो रुपीज़ आपको दिया है, डिनोमिनेटर में क्या लेके जाना है आपको, जो आपको 100% के सामने वैल्यू आई है, मतलब 100% जो प्राइस है, मतलब 100% अगर प्राइस रिडक्शन होता तो 30 और केले खरीदे जाते। ठीक है, तो आपने देखा कि 100% के जो सामने वैल्यू है 30, वो आपको 80 के नीचे रखनी है, और अगर आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो 30 और 6
30 और 6 का डिफरेंस कितना है 24। तो आपको ओरिजिनल अगर प्राइस निकालना है तो आपको 30 - 6 24 वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा ना करना कि 20% की वैल्यू कितनी 6, 1% की वैल्यू कितनी 6/20, मतलब आप स्टेप वाइज कर रहे हो कि 1% निकाला फिर आपने 100% निकाल दिया, इसकी वैल्यू अगर 30 आ गई तो आप क्या कर रहे हो कि ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आप 30 में से 6/20 घटा रहे हो। ऐसा मत करना, आपको जितना प्राइस रिडक्शन पे जितनी ज़्यादा चीज़ मिल रही है, मतलब 6 ज़्यादा केले मिल रहे हैं, तो आपको 30 में से ये 6 माइनस करना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक केले की कीमत आई। आपको बोला कि पर डजन केले की कीमत बताओ, तो एक केले की कीमत अगर इतनी तो पर डजन कितना हो जाएगा। आपको पता है एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो आपने देखा कि ये गया 4 पे 8 4 जा 32, तो 32 जो है वो तो रिड्यूस प्राइस आ गया, और 80/24 और ये ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपका कितना आ गया 40 रुपये पर किलो, ठीक है। तो आपसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा था, और हिंदी वाली इक्वेशन के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि कितनी कमी आई। आपने देखा ओरिजिनल प्राइस कितना था 40, रिड्यूस हो गया प्राइस कितना हो गया 32, तो कमी कितने की आई 8 रुपये प्रति दर्जन की कमी आई, ठीक है। तो तब आपसे ये अगर आपको बोलता है ना कि व्हाट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस, तो आपकी वैल्यू आ जाती कितना 8 रुपये पर डजन। तो अभी आपको रिड्यूस्ड प्राइस पूछा पर डजन ऑफ बनानास। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया CGL 2021 में, ठीक है। तो नाम अलग अलग दिए हैं। क्वेश्चन में बोला है क्या एक PQR ट्राइंगल है जिसमें आपको एंगल Q दिया है कितना 66 डिग्री और एंगल R दिया है आपको कितना 34 डिग्री। फिर आपको बोला है T जो पॉइंट है वो QR पे है, तो T एक पॉइंट जो है वो QR पे है, और Q और T के बीच में एक और पॉइंट है S, ठीक है। तो PS जो है, मतलब P को अगर मैं S से ज्वाइन करूंगा तो PS जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे QR पे, और PT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल QPR का, ठीक है। QPR मतलब एंगल P जो टोटल एंगल है P, उसका एंगल बाइसेक्टर है क्या PT। अब आपको बोला है कि SPT मतलब ये वाला एंगल जो है ये बताना है। आपको मैंने बताया था कि SPT जो एंगल होगा, मतलब ये जो बीच वाला एंगल होता है, ये इन दोनों के डिफरेंस के मॉड, मतलब एंगल Q और एंगल R का डिफरेंस जो होगा उसका आप मॉड करोगे बाय 2 करना पड़ेगा। मतलब कभी ऐसा भी हो जाता है कि R एंगल बड़ा हो Q एंगल छोटा हो, तब भी वो इसी तरीके से निकलेगा। आप देखोगे कि R अगर बड़ा है Q अगर छोटा है तो नेगेटिव आएगा, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर वो पॉजिटिव ही निकल के आता है, ठीक है ना। मतलब आपको पता है ना कि मॉड में चाहे +x की वैल्यू हो चाहे -x की वैल्यू, बाहर जो आएगी x वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो Q - R 66 में से 34 गए तो कितना आ गया 32 आ गया। 32/2 कितना होता है आपके पास 16 डिग्री जो है करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन है। आपको बोला है AC जो है डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। ED जो है कॉर्ड है, और AC जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में बांट रहा है। एक सेमी सर्कल तो ऊपर वाला हो गया, दूसरा सेमी सर्कल आपका नीचे वाला हो गया। आपको बोला है ED एक कॉर्ड है एक सेमी सर्कल में, मतलब 1 सेमी सर्कल, यानी कि आपने मान लिया कि ऊपर वाले सेमी सर्कल में जो है ED कॉर्ड है। ED जो है वो पैरेलल है किसके AC के, ठीक है। फिर आपको बोला है B इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन अदर सेमी सर्कल, मतलब ED अगर आपने ऊपर वाले सेमी सर्कल में लिया है तो B जो पॉइंट है वो आपको नीचे वाले सेमी सर्कल पे लेना पड़ेगा। तो B जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे है। आपको बोला है कि एंगल CBE, मतलब ये वाला एंगल आपको बोला है कितना है 75 डिग्री, और आपसे पूछा है क्या कि एंगल CED। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले भी ये क्वेश्चन जब सिफी पेपर कंडक्ट करता था तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और अब दोबारा ये क्वेश्चन आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। और आपको एंगल CED बताना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने A से B को ज्वाइन कर दिया। आपने क्या किया, A से B को ज्वाइन कर दिया। आपने देखा AC डायमीटर है, डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कितने का एंगल बनाती है 90 का। अब 90 का एंगल जो हो गया वो एंगल ABC हो गया, जिसमें से एंगल CBE जो है वो 75 हो गया। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 15 डिग्री का हो जाएगा। आपने क्या किया, फिर E को A से ज्वाइन कर लिया। आपने क्या किया, E को A से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आपने देखा AE एक कॉर्ड है, सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगी, तो जितना एंगल AE कॉर्ड ने B पॉइंट पे बनाया उतना ही एंगल AE कॉर्ड C पॉइंट पे बनाएगी। एंगल कितना आ जाएगा, ये भी 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सेम कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। फिर आपने देखा कि ED जो है वो पैरेलल है AC के,
तो एंगल CED जो है वो एंगल ECA के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। आपको बोला है AB एक कॉर्ड है, सेंटर जो है सर्कल का O पे है, C जो पॉइंट है A और B के बीच में है माइनर आर्क पे। तो आपको पता है माइनर आर्क की होगी तो C पॉइंट कहीं यहाँ होगा मान लीजिए। और आपको एंगल ACB गिवन है। कितना एंगल ACB? आपको एंगल ACB जो है वो आपको बोला है कितना है? 116 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने A को और B को ज्वाइन कर लिया, मतलब A को आपने सेंटर से मिला दिया और B को भी आपने सेंटर से मिला दिया, मतलब A को O से और B को भी आपने O से ज्वाइन कर दिया। तो आपने देखा कॉर्ड जो है सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट पे, आपने देखा AB एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट यानी कि C पे जो एंगल बना रही है सेंटर पे उससे 2 गुना बनाएगी, मतलब O पे AB जो कॉर्ड है सेंटर पे 2 गुना एंगल बनाएगी। और इसका फेस अगर इधर साइड है, राइट हैंड साइड, तो सेंटर पे भी इधर साइड ही एंगल बनेगा। तो ये एंगल कितने का हो गया आपका? 116 का 2 गुना कितना हो गया? 232। तो आपने देखा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। एक एंगल अगर उसमें से 232 हो गया तो दूसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा? 128 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि एंगल ADB और एंगल AOB का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। कई बार हम कर चुके हैं। तो एंगल AOB अगर 128 है तो एंगल ADB आपके पास कितना आ जाएगा? 52 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको बोला लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसको मैं ऐड करूं 3627 में, ताकि जो सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे? 4 से, 5 से, 6 से और 8 से। मतलब एक नंबर आपको बताना है जो कि 4 पे भी डिविजिबल हो, 5 पे भी, 6 पे भी और 8 पे भी डिविजिबल हो। मतलब इनके LCM पे डिविजिबल होना चाहिए नंबर। ठीक है, मतलब किसी नंबर को अगर 4 पे सॉरी, अगर किसी नंबर को 4 पे भी जाना है, 5 पे भी जाना है, 6 पे भी जाना है, 8 पे भी जाना है, मतलब उस नंबर को इनके LCM पे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने देखा 4, 5, 6 और 8, इनका LCM कितना आ जाएगा? आपने देखा 8 यहाँ से आ जाएगा और इसमें 2 इसमें ही कंसीडर हो चुका है, तो यहाँ पे 3 ही बचेगा और 5। तो आपने देखा 8 या 24 पंजे कितना होगा? 120। मतलब इनका LCM कितना आ गया? 120। अब अगर किसी नंबर, ये जो नंबर है n, इसको अगर 4 पे भी जाना है, 5 पे भी जाना है, 6 पे भी, 8 पे भी, तो इस नंबर को 120 पे भी जाना होगा। मतलब इनका 4, 5, 6, 7 सॉरी 4, 5, 6 और 8 का जो LCM है वो 120 आ गया। मतलब ये जो नंबर है n, ये 120 पे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने देखा कि अगर मैं 3627 में 39 जोड़ूं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6। अगर यूनिट डिजिट कभी 6 आ जाए तो क्या वो 120 पे डिविजिबल हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 120 पे उस नंबर को डिविजिबल होना है तो यूनिट डिजिट हर हाल में 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगी ना। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 2627 में 72 अगर मैं ऐड करूँ तो आप देख रहे हो यूनिट डिजिट आ रहा है 9, तो इस पे भी नहीं जाएगा। फिर आपने देखा 3627 में अगर मैं 3627 में अगर मैं 27 ऐड करूँ तो आप देख रहे हो यूनिट डिजिट आ रहा है 4 क्या 120 पे डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 0 आना चाहिए, 0 से 0 कटेगी। अब यहाँ पे देखा आपने 2627 में आपने 93 जोड़ा। ये 3 नंबर मैंने क्यों जोड़े? क्योंकि आपको लीस्ट नंबर बोला है कि जो इसमें ऐड किया गया। तो सबसे लीस्ट क्या था? 27, फिर था 39, फिर था 72, सबसे बड़ा नंबर है 93 इन चारों ऑप्शन में। तो आपने देखा ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 3720। अब 3720 एक ऐसा नंबर है जो 120 पे जाएगा, 0 से 0 गया, ये इसको 31 पे काटेगा। मतलब 93 आपको ऐड करना पड़ेगा 3627 में, तभी जाके वो नंबर जो है 4 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 8 पे भी जाएगा। अगर आप 3627 में ऐड कर दो कितना? 93। आपको बोला कि फ्रूट वेंडर जो है वो रिकवर करता है कॉस्ट 95 ऑरेंजेस की बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस। मतलब 95 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि उसने जो है कॉस्ट रिकवर करी। मतलब जितने के उसने 95 ऑरेंजेस खरीदे थे उतने में उसने 80 ऑरेंजेस बेच दिए। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 5 पे काट दूं तो ये 16 पे जाएगा और ये 19 पे जाएगा। तो आपने देखा
ये जो है सी जो है कॉस्ट प्राइस है और ये जो है सेलिंग प्राइस है। तो 95 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो है 80 ऑरेंजेस ऑफ सेलिंग प्राइस के इक्वल हो गया। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ गया आपके पास 16:19। आप मान लो कि कॉस्ट प्राइस है 16, सेलिंग प्राइस है 19, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? आपने देखा प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 19 में से 6 गया कितना 3, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 16 पे वैल्यू बढ़ के 19 हो गई, तो वैल्यू कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। कितनी वैल्यू पे बढ़ी? 16 पे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है 100/16 कितना होता है 6.25। तो 6.25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18.75% आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है रमन ड्राइव कर रहा है एक बाइक को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और ऑफिस जो है 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। और फिर बोला कि अगर वो उसको ड्राइव करे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो ऑफिस जो है वो 4 मिनट्स अर्ली पहुंच जाएगा। आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आपको स्पीड दिया है, आपको टाइम पूछा है, तो मतलब आपको डिस्टेंस अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। डिस्टेंस आप पहले वाली लाइन से निकाल लो। आपको बोला है क्या, देखो 2 स्पीड गिवन है, क्या क्या, एक बार वो 24 किलोमीटर पर आवर पे चला, एक बार वो 30 किलोमीटर पर आवर पे चला। तो आपको जब भी 2 स्पीड पता हो, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और CGL 2021 में तो पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने चाहिए। तो 24 और 30 2 स्पीड गिवन है आपको, तो इन दोनों स्पीड का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपने देखा 24 और 30 का एलसीएम कितना 120, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 स्पीड मुझे अगर पता होती है तो मैं दोनों का एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लेता हूँ, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 120, स्पीड कितनी 24। तो मतलब अगर 24 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल किया तो टाइम लगा 5, 30 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल किया तो टाइम कितना लगा 4, ठीक है। आपको पता है कि लेट और अर्ली का अगर केस हो तो जो हमारे हिसाब से टाइम आया हम उसको माइनस करते हैं, और लेट और अर्ली के मिनट्स हम ऐड कर देते हैं। और लेट अगर दोनों बार हो, मतलब 24 की स्पीड पे गया तब भी लेट हुआ, 30 की स्पीड पे गया तब भी लेट हो, तो हमारे हिसाब से जो टाइम आया 5 और 4 उसको तो माइनस करेंगे साथ में लेट टाइम भी माइनस हो जाएगा, और अर्ली होता तो हमारे हिसाब से भी माइनस होता, और क्वेश्चन में जो दिया वो भी माइनस होता। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से टाइम कितना आया 5 और 4, तो मैं अपने हिसाब से तो डिफरेंस करूँगा हर बार। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना 1। और अगर लेट और अर्ली दिया हो क्वेश्चन में, जैसे 5 मिनट लेट 4 मिनट अर्ली, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। अगर लेट और लेट दिया होता इनको भी माइनस कर देता, और अर्ली दिया होता तब भी माइनस कर देता है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मान लो ये एक करेक्ट टाइम है रीच करने का, ठीक है, ये एक करेक्ट टाइम है। तो पहले जब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा था तो 5 मिनट बाद में पहुंच रहा था, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो आपने देखा दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ की ड्यूरेशन जो है उसका गैप कितना है, आपने देखा 9 मिनट। तो मैंने इन दोनों का गैप देखा, 5 और 4 का गैप कितना 1 आया, और टाइम का जो अर्ली और लेट का टाइम का गैप देखा मैंने कितना आ गया मेरे पास 9 मिनट। अब कोई बोले कि सर अगर लेट होता, तो आपने माना कि पहले वो 5 मिनट लेट हो रहा है, फिर वो क्या होता कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा होता और 4 मिनट लेट हो जाता, वो कहीं इस टाइम पे पहुंचता, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है 1 मिनट। मतलब दोनों का गैप कितना आ जाता है 1 मिनट। तो आपने देखा 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे भी हम माइनस करते हैं। तो आपने देखा ये 9 मिनट है, इसको आर में चेंज करोगे तो 9/60 आर हो जाएगा। आर में आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी होगी 9/60 हो गई। तो डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है मतलब 120 आपकी वैल्यू आई हुई है, अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल पुट कर दो। तो क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है 1 की वैल्यू, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितनी वैल्यू 9/60, तो 120 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कितना 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गया। अब आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 18 किलोमीटर, स्पीड कितनी 27। तो आपने देखा 2/3 घंटे आ गया। 2/3 घंटे कितना होता है 40 मिनट। 2/3 × 60 करके आपका आ जाएगा। तो 2/3 × 60 करोगे तो आर को मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आप देख पा रहे हो एक चीज़ क्या कि tan a की वैल्यू अगर मैं p मानूँ तो ये क्या लिखा है
पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9। तो ये जो है आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये p माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है ये लिखी है 10a माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप खोल के देख लो, ये क्या है 10 स्क्वायर a प्लस 9 माइनस 6। आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 10a का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 इंटू 10a जो कि 6 10a हो जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कि 10a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। आपने देखा ये कितना आ गया परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, बेस कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। अब आप इसको डाल दो इसमें। तो आपने देखा 6 इंटू कॉट ए, 10a अगर 3 आ गया तो कॉट ए कितना होगा 10a का उल्टा 1/3, 8√10 और कॉस ए। ठीक है, कॉस क्या होता है आपको पता है, कॉस होता है बेस। बेस कितना 1 बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना 10। तो आपने देखा ही गया, ये भी गया। तो आपने देखा 8 और 2 कितना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत कर लिए ये क्वेश्चन ना, मतलब आपको पता ही है ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये √6p का होल क्यूब लिखा है। ये जो है √2q का होल क्यूब, सॉरी √2q का होल क्यूब लिखा है। तो आपने देखा ये लिखा है a क्यूब, मतलब अगर √6pa है तो ये जो है a क्यूब हो गया, और √2q जो है वो b है तो ये b क्यूब लिखा है। तो ये क्या होता है a प्लस b। तो a प्लस b की तो वैल्यू लिखी हुई है। तो अंदर क्या आपके पास बचा a स्क्वायर यानी कि 6p का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं 6p स्क्वायर, और b का स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस √6 इंटू √2p क्यूब। ठीक है, आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो आपने देखा s की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, n की वैल्यू आपके पास √6 इंटू √2 यानी कि √12 आ गई n की वैल्यू। पुट कर दो इसमें। तो आपने देखा s का स्क्वायर, s की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, m की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 इंटू √12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 40, 2 इंटू 12 कितना 24। तो 40 और 24 कितना 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा। आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। जो पहले 6 प्राइम नंबर्स है उनका आपको एवरेज बताना है। देखो आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 2। ठीक है, अब ध्यान रखना कि एक ना तो प्राइम नंबर होता है और ना एक जो है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, और ध्यान रखना कि 2 के बाद अनगिनत गिनती तक प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब 2 के बाद जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो एक ना प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है। तो आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ध्यान रखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या फिर बोल सकते हैं कि सिंगल इवन प्राइम नंबर इस दुनिया का वो क्या होता है आपके पास 2 होता है। ठीक है, सिंगल इवन मतलब 2 के अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो 2 3 5 7 9 जो है वो 3 पे जाता है, 11 और 13 ये 6 नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो जोड़ दो। आपने देखा इसका आपको एवरेज बताना है। अच्छा, इनका एवरेज बताना है तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 41 जो है इनका टोटल हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6। तो आपने देखा 6 सही 5/6 जो है वो आपका एवरेज आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में आपको बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है, उसकी साइड आपको स्क्वायर की गिवन है। आपको बोला टोटल सरफेस एरिया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको स्लेंट हाइट बतानी है। तो आपको तो पहली बात ये चीज़ पता होगी क्या कि पिरामिड हो, प्रिज्म हो, टेट्राहेड्रन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, कोन हो, ये सारी जो फिगर्स होती है ना ये असिमेट्रिकल फिगर्स होती है। ठीक है, ये जो सारी फिगर होती हैं ये असिमेट्रिकल फिगर्स होती है, ये चीज़ आप सबको पता होगी। ठीक है,
असिमेट्रिकल फिगर मतलब इसको एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग काट के देखोगे तो सेम कटती है, मतलब दोनों एंगल से वो सेम दिखेगी। तो आपने देखा कि ये सब जो है वो आपका क्या है, एसिमेट्रिकल फिगर, एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल फिगर है। और जो बाकी जो बच गई क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, तो ये सब जो होती हैं ये क्या होती हैं आपकी सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, क्या आपने देखा कि जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं असिमेट्रिकल फिगर का, तो वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर किसी को ये फॉर्मूला ना ध्यान होए तो वो कैसे करेगा क्वेश्चन सॉल्व। आप ना कोन को पकड़ लो, आपको पता है कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। आपने क्या किया, कोन को पकड़ लिया, कोन का आपको टोटल सरफेस एरिया पता है कितना, पाई आर एल प्लस आर। तो आप इसको बोल सकते हो क्या कि ये पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि कोन जो है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कोन जो है उसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ बेस आपको दिया होगा, तो आपने यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ऐड कर दिया। और पाई आर एल आपको पता है क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, किसका, कोन का। अब इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला बनाना तो वो कैसे बनेगा। आपने देखा पाई आर, ठीक है। अब ये पाई आर जो गिवन है, अगर मैं ऐसा बोलूँ क्या कि लेटरल सरफेस जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस, और एल क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पैरामीटर ऑफ बेस, आपने इसका बेस देखा, इसका बेस कितना क्या है, सर्कुलर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर इंटू स्लैंट हाइट यानी कि पाई आर एल। तो जो कर्ड सरफेस एरिया का कोन का फॉर्मूला बना है वो कितना बना है, पाई आर एल। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना है, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। मतलब किसी को ये फॉर्मूला कभी किसी ने किया हो और उसको कोन का अगर फॉर्मूला याद हो और आपको पता हो कि इसकी जो टेक्निक है इस क्वेश्चन को बनाने की, मतलब इस फॉर्मूला को बनाने की जो टेक्निक है वो किसी के हल्की हल्की दिमाग में हो, ठीक है। आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है और आपको पता है कि फॉर्मूला बनाना कैसे है, ठीक है। आपने कभी पहले बनाया होगा, अभी आप एग्जाम में भूल रहे हो, तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप कोन का टोटल सरफेस एरिया ले लो, क्योंकि कोन का जिस हिसाब से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना है उसी हिसाब से आपका पिरामिड का, प्रिज्म का, टेट्राहेड्रन का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कोन का कैसे बना, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो आपका जो पिरामिड का है वो भी आपका ऐसे ही बनेगा। ध्यान रखना, पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। और लेटरल सरफेस एरिया कैसे बनता है, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है, जब असिमेट्रिकल फिगर हो। ये आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब ये मैंने आपको एक अलग सी चीज़ बता दी, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में कभी कभी भूल जाता हूँ। अगर मैंने मेंसुरेशन ना रिवाइज किया हो, मतलब मैं एग्ज़ाम में भूल सकता था, तो मैं रिलेट करके देख लेता हूँ कि कौन का फॉर्मूला कैसे बना, वैसे ही इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। आपने देखा टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 208। अब बेस जो है आपको बोला है कि जो उसका बेस है पिरामिड का वो स्क्वायर फॉर्म में है, बेस जो है पिरामिड का वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो आपने देखा कि पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड है 32, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस अगर आपको निकालना, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना जिसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 32 इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको निकालनी है। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा कि 208 में से 8 का स्क्वायर कितना, 64। अगर मैं घटाऊं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 144, ठीक है, ये 144 आ रहा है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपने देखा ये 16L लिखा हुआ है, तो 16 जो है इसको कितने पे काटेगा, 9 पे। तो स्लैंट हाइट जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग घुमा देगा ये बंदे का क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि पी और क्यू ने काम खत्म किया, एक कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया। पी को पैसे मिले कितने, 1080, और 1440 रुपये जो है वो किसको मिले, क्यू को। तो आपको पता है कि जो पैसा डिवाइड होता है
आपको पता है जो पैसा डिवाइड होता है वो किसके रेशो में डिवाइड होता है, एफिशिएंसी के रेशो में डिवाइड होता है या वन डे वर्क के रेशो में डिवाइड होता है। एफिशिएंसी और वन डे वर्क एक ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर पी और क्यू ने साथ में मिलकर काम किया तो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से जो है पैसा डिवाइड होगा। मतलब जो ये पैसा दिया गया है, पी को दिया 1080, इसको दिया 1440, किसको, क्यू को, तो आपने देखा पैसे का रेशो कितना है, 3:4। मतलब यही इसकी एफिशिएंसी का रेशो है, यही इसके वन डे वर्क का रेशो, ठीक है। क्योंकि पी और क्यू ने साथ में मिलकर अगर एक काम किया, पी को दिए 1080, क्यू को दिए 1440, तो ये जो पैसे उनको डिवाइड किए गए हैं ये उनकी एफिशिएंसी के रेशो पे डिवाइड किए गए हैं। तो आपने पैसे का रेशो देखा कितना आ गया, 3:4, यही इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला गया है क्या कि पी अगर अकेला काम करे तो पूरे काम को वो 20 दिन में कर देगा, ठीक है। आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है वो आपको बोल रहा है कि पी अगर 20 दिन में काम करता है तो पी और क्यू साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जिसके दिन दिए हों, किसके दिन दिए हैं, पी के, उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो। और जिसके दिन निकालने हो, दिन किसके निकालने हैं कि पी और क्यू साथ में मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। मतलब जिसके दिन दिए हैं आपको क्या करना है, उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना। और जिसके दिन निकालना है, दिन किसके निकालना है कि पी और क्यू साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी, तो पी और क्यू की साथ में मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 4 7, उनकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसके दिन दिए हों, पी के दिन दिए तो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसके दिन निकालने हैं, किसके दिन निकालने हैं, पी और क्यू अगर साथ में मिलके, तो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी यानी कि 3 और 4 7 7 से आपको क्वेश्चन डिवाइड करना होगा, सॉरी 7 से आपको वैल्यू डिवाइड करनी होगी। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 60/7। तो इसको आप बोलोगे 8 7 जा 56 बचा 4, तो 8 सही 4/7 दिन लगेंगे अगर पी और क्यू साथ में मिलकर काम करते हैं तो, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पी जो है 20 दिन लेता है काम को खत्म करने में, और वन डे वर्क का रेशो जो होता है वही एफिशिएंसी का रेशो होता है। तो वन डे वर्क का रेशो भी कितना हो गया, 3:4। तो आपने देखा एक दिन में कितना काम करता है, पी 3 काम करता है। तो आपने देखा 20 दिन लग रहे हैं काम को ख़त्म करने में और एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम आपके पास कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब 60 काम को करना है, पी और क्यू को साथ में मिलकर करना है। तो पी और क्यू एक दिन में करते हैं कितना काम, 3 और 4 60। तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में 3 और 4 दोनों मिलके 7 काम करते हैं। तो 60 काम को साथ में मिलके वो कितने दिन में कर देंगे, 60/7 यानी कि 8 से ही 4/7। अब आपको बोला कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी वो कितने हैं, 3600। और आपको पता है डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको बोला कि परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस सी कितना है, 20%। तो आपने देखा पहली बात तो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं ऑफिस सी में, आपने देखा 54 डिग्री एम्प्लॉयज़ है। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिग्री वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको टोटल डिग्री जो है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी, जो कि कितनी है, 360 डिग्री। तो आपने देखा 360 से 360 गया, बचा कितना, 10। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ऑफिस सी में वो कितने हैं, 540। और ऑफिस डी में कितने, 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 3600। तो मतलब ऑफिस डी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, 900। अब आपको बोला है कि रेशो किसका बताना है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस डी। आपको बोला है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है ऑफिस डी में कितना है, 40%। तो 900 का जो 40% है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ आ गया आपका ऑफिस डी में। इसका रेशो पूछा है आपसे, फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफिस सी में कितने, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको बोला है कि परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आपको दिया ऑफिस सी में कितना है, 20%। तो अगर मेल जो है वो 20% है, टोटल वैल्यू जो है आपकी ऑफिस सी के एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 100%, जिसमें से 20% अगर मेल हो गए तो फीमेल कितनी होंगी, 80%। मतलब 540 का जो 80% है वो क्या है, ऑफिस सी में फीमेल्स हैं। तो रेशो आ गया आपके पास, 100 से 100 जाएगा, इन 2 ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो चले जाएंगे। आपको पता है 8 5 जा कितना होता है, 40, और 9 6 जा 54। तो 5:6 जो है आपका करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2018 से 2019। आपको पता है एक्सपेंडिचर जो है वो ये वाला ग्राफ है, ये वाला बार है। तो आपने देखा 2018 में कितना था,
75 एक्सपेंडिचर। 2019 में कितना है 80। तो आपने देखा कि इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 75 से 80 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 5 का। पूछा किस पे है, एज कम्पेयर टू 2018। पूछा किस पे है, 75 पे पूछा है, इंटू 100%। तो आपने देखा इसको 15 पे जाएगा और फिर 5 पे काटेंगे 100 और 15 को, तो 20/3। 20/3 कितना होता है, 6 सही 2/3 जो आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, मतलब पागल बना देगा ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आपको बोला है क्या कि गिवन हिस्टोग्राम है जिसमें 232 स्टूडेंट की आपको हाइट बताई हुई है एथलेटिक क्लब के और उनका नंबर बताया, ठीक है। फिर आपको बोला है क्या कि हिस्टोग्राम केयरफुली स्टडी करो और आंसर क्वेश्चन का आंसर करो। आपको बोला है हिस्टोग्राम को अगर रिप्रेजेंट किया जाए या प्रेजेंट किया जाए लाइन डायग्राम से, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको बनाना। देखो लाइन डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। आपने देखा जब भी हम एवरेज भी निकालते हैं हिस्टोग्राम से या हम लाइन डायग्राम का भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता है एवरेज में हम क्या वैल्यू लेते थे, 120 और 125 का एवरेज, जो कि कितना आता था 122.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 और 130 का जो मिड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 127.5, या फिर एवरेज बोल लो आप। ये कितना आ गया आपके पास, 132.5, और ये कहाँ तक आएगा आपका 167.5, ठीक है। तो आपने देखा जो लाइन डायग्राम है वो कितना कैसे बनता है, वो बनेगा ऐसे कुछ जिगजैग शेप में, ठीक है। मतलब हर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। फिर ये इसका मिड पॉइंट, मतलब ये जो है ये लाइन डायग्राम बन रहा है, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखो, आपको पता है क्या कि टोटल 232 स्टूडेंट्स का आपको डाटा दिया है। आपने टोटल करके देखा 20, 15, 17, 15 और 17 32 और 20 52 और 30 82, 82 और 55, 55 और 35 कितना होगा आपके पास, 90 हो जाएगा। तो 82 और 90 कितना होगा आपके पास, 172, और 172 में अगर आप 28 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 200। 200 में 220, 200 में 20 ऐड किया, 220 प्लस 12 कितना होगा, 232। तो आपने देखा कि 232 स्टूडेंट्स का आपको डाटा दिया है, और टोटल मिला के ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपस में कितने हैं, 232 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 120 से 125 से पहले, मतलब यहाँ पे भी कोई और स्टूडेंट नहीं है, और 165 से 170 जाए यहाँ पे भी कोई और स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 232 का आपको डाटा दिया है। तो ये जो है आपका कंप्लीट 232 हो गए स्टूडेंट्स, तो ना तो पहले कुछ है ना बाद में कुछ है। अब ध्यान रखना, जब भी आपसे स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट पूछेगा वो, तो आपसे इससे पहले जो आपका रेंज आएगा वो कितना आएगा, 115 से 120, ठीक है। इससे पहले जो रेंज आएगा आपका 115 से 120, इसके बाद जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, 170 से 175। आपने देखा 170 से 175 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे, 0, क्योंकि 232 स्टूडेंट का आपको डाटा दिया, इनका टोटल मिला के आपके पास 232 आ गया। तो यहाँ पे भी कितने स्टूडेंट्स होंगे, 0 स्टूडेंट्स होंगे। अब आपको पता है कि हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो 115 और 120 का जो मिड पॉइंट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 117.5, यानी कि 115 और 120 का एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 117.5। यहाँ पे आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा, 172.5। तो लाइन डायग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब आपको क्या करना है, आपने देखना है कि रेंज कहाँ से शुरू होगी, 120 से 125, तो आपको उससे पहली वाली रेंज लेनी है 115 और 120, और लास्ट के बाद वाली रेंज लेनी है 170 से 175। तो इसका एवरेज देखा 172.5, इसका एवरेज देखा 117.5। स्टूडेंट कितने हैं, 0 0। अब आपने देखा एक चीज़ क्या, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होती है आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, ये जो होती है आपके पास वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस में क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। एक्स एक्सिस में आपको हाइट गिवन है। तो कोऑर्डिनेट जो है, मतलब जो एंड पॉइंट आपको बनाने हैं, जो आपको एंड पॉइंट बताने हैं, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है। तो आपने देखा एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, हाइट। तो हाइट कितनी है, 115, और 120 का एवरेज कितना है, 117.5, और उसमें स्टूडेंट कितने हैं, 0। 170 से 175 के बीच में जो एवरेज है वो कितना आएगा, 172.5, और स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 0। तो ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 120 और 125 से पहले वाली रेंज लेनी है। आपने देखा 5 का गैप है, तो 115 से 120 होगा, और 165 से 170 के बाद वाली आपको रेंज लेनी है। उनका आपको
एवरेज जोड़ना है, ठीक है, मतलब इन सब का मिड पॉइंट आपको जोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। और हिस्टोग्राम का अगर आपको एवरेज भी निकालना होता तब भी आपको पता है क्या कि 120 और 125 का एवरेज निकलेगा, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 125 और 130 का एवरेज निकलेगा, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे करते चले जाओगे, बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दोगे तो आपके पास क्या आता है, एवरेज आता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो बोल रहा है कि 122.5 है, मतलब यहीं से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट होता है पहले से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डाटा है, ठीक है, तो इससे पहले से शुरू होगा जो लाइन डायग्राम बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहीं से शुरू हो जाएगा, मतलब वो पीछे कहीं से आ रहा होगा। तो आपने देखा कि अगर 122.5 वो स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20, और एंडिंग पॉइंट बोल रहा है कितना 167.5, मतलब इनका 165 और 170 का एवरेज। तो आपने देखा इसमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20, क्योंकि ये जो है आपकी वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सही है, वाई कोऑर्डिनेट गलत है, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी 12, ठीक है। तब हम इस ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 167.5 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12 है, आपको दिए हुए हैं 20, मतलब ये ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर आपने देखा 117.5 पे, आपको पता है 117.5 पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, तो ये ऑप्शन भी गलत। और 172.5 पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 0, क्योंकि 232 स्टूडेंट का आपको डाटा दिया और इन सबको जोड़ के 232 आ गया, तो आगे पीछे जो बच्चे हैं वो 0 ही होंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन तो सही है, मैंने आपको बता दिया। ये ऑप्शन कैसे गलत होगा, आपने देखा 122.5, इसमें बच्चे कितने हैं 20, पर यहाँ पे दे रखे हैं 0, और 167.5 में कितने हैं 0, यहाँ पे कितने हैं 12, 167.5 एवरेज है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12, यहाँ पे दे रखे हैं 0, मतलब ये ऑप्शन भी गलत, एक ही ऑप्शन सही बचता है। आपको बोला इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज 20 मिलियन लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए ओवर द 5 ईयर्स। तो आपने देखा टाइप ए की कार जो है वो नीले वाला बार है, इनका आपको एवरेज निकालना है 5 साल का। तो आपने देखा कि 200, 150, 275, 175, 300 बाई 5, ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गया कार ऑफ टाइप ए का। तो आपने देखा 200 में 150 जोड़ा तो कितना आ गया 350, इन दोनों को जोड़ के 450 आ जाएगा, 350 में 450 जोड़ूंगा 800, और 300 कितना हो जाएगा 1100, 1100 बाई 5 आपका कितना हो जाएगा 220। अब 220 मिलियन जो है वो आपका क्या आ गया, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए 5 साल में ओवर द 5 ईयर्स। अब इससे 20 मिलियन कम होना चाहिए, तो आपने देखा 220 मिलियन से 20 मिलियन कम जो है वो कितना हो जाएगा 200 मिलियन रुपीज़, ठीक है। 220 मिलियन से 20 मिलियन अगर कम कर दो तो कितना रह जाएगा 200 मिलियन रुपीज़। अब ये बताना है कि ये कौन से साल में एक्सपोर्ट है कार ऑफ टाइप बी का। तो टाइप बी की जो कार है वो लाल वाली है, तो आप देख लो लाल वाला बार कौन सा 200 शो कर रहा है, तो 2016 जो ईयर है, मतलब 2016 में जो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी जो है वो 200 मिलियन है, यानी कि 20 मिलियन कम है किससे, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए ओवर द 5 ईयर्स। तो ये आपका 2016 जो है, यानी कि 2016 ईयर जो है आपका, ईयर 2016 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके कई डाउट सॉल्व हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।